खुशियां कभी मिलती नहीं है मांगने से, मंजिल कभी मिलता नहीं है रुक जाने से। खुशियां कभी मिलती नहीं है मांगने से, मंजिल कभी मिलता नहीं है रुक जाने से। भरोसा खुद पे और अपने रब पे रखो मेरे यार, भरोसा खुद पे और अपने रब पे रखो मेरे यार, वे सब कुछ देता है सही वक्त आने पे। हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के चौथा लेक्चर पर चर्चा करने वाले हैं। आज ज्योग्राफी के चौथा लेक्चर आज स्टार्ट होने वाली है। हम लोग पीछे 3 लेक्चर अपना पूरा कर लिए थे और 3 लेक्चर में हम लोग देख लिए थे। हम लोग युवावस्था के बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे दिए हैं। प्रौढ़ावस्था में जिस तरह का स्थलाकृति बना था उसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी ट्रांसफर कर दिए हैं। आज वृद्धावस्था में जिस तरह के स्थलाकृति का निर्माण होगा उसके बारे में चर्चा करना है। तो वृद्धावस्था आज हम लोग को, वृद्धावस्था में नदी के जल के द्वारा किस तरह के स्थलाकृति का निर्माण होगा उसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। आज के जो लेक्चर होगा यहां से हर प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल आपको दिखेगा। आपको यहां से जो लेक्चर आज हम जो देने वाले हैं, आप करवाने वाले हैं, इसके बाद आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे तो आप लोग मैंने छोटा से लेकर के बड़ा लेवल तक के हर प्रतियोगिता परीक्षा के जो सवाल, जितना भी संभावित सवाल है लगभग, उस सभी सवालों को हम अपने लेक्चर में समेटने का प्रयास किए हैं। इस चलते तब ईमानदारी पूर्वक ध्यान से इस वीडियो को अपने माइंड में रखिएगा। जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं, जो भी वीडियो में हमारे द्वारा जो भी शब्द कहे गए हैं उस सभी शब्दों को अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वृद्धावस्था पर चलते हैं। ध्यान दीजिए इधर वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में पहले देखिएगा इधर वृद्धा अवस्था। तो हम लोग पढ़े थे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था सब देख लिए थे। तो वृद्धावस्था में किस तरह के स्थलाकृति का निर्माण नदी के जल के द्वारा होता है। वृद्धावस्था में किस तरह के, हम सबसे पहले समझिए वृद्धावस्था का मतलब क्या बताए थे कि जब नदियां सागर में या महासागर में, जब नदियां सागर में या महासागर में मिलती है या मिलने पर होती है उस अवस्था को वृद्धावस्था या जीर्णावस्था भी कहते थे। जब नदियां सागर में या महासागर में गिरती है या मिलती है या मिलने पर होती है उसी अवस्था को हम लोग क्या बोले थे, वृद्धावस्था। तो वृद्धा अवस्था में जिस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होगा उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो समझिए हम लोग 3 अवस्था देखे थे, जिसमें से समझिएगा इधर ध्यान से। देखिए पहले हम लोग मैंने युवा अवस्था देखे थे। युवा अवस्था पर्वतीय क्षेत्र से नदी आ रही थी और प्रौढ़ावस्था के मैदानी क्षेत्र में देख लिए थे। आज चलेंगे हम लोग वृद्धावस्था। ध्यान दीजिएगा यहां पर कहे के मतलब कि यहां से जो नदी के जल इस तरह से अपना होते आ रही थी। ध्यान दीजिए इस तरह से हम लोग देखे थे। अब कहे का मतलब कि इसमें हम लोग इधर देखे थे कि सागर या महासागर, सागर या महासागर, सागर या महासागर। तो समझिएगा, खुद सोचिए आप, खुद ध्यान दीजिए इस पर कि युवावस्था में जिस तरह का स्थलाकृति का निर्माण हुआ था उसके बारे में टोटल जानकारी हम आपको दे दिए थे। अब प्रौढ़ावस्था में जो भी स्थलाकृति का निर्माण हुआ था उसके बारे में भी जानकारी हम आपको पूरा दे दिए हैं। लेकिन वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में समझिए कि वृद्धावस्था में नदी सागर में या महासागर में, नदी के जल है उस सागर में या महासागर में मिलती है या मिलने पर होती है। नदी के जल जो है सागर में या महासागर में मिलती है, मिलने पर होती है, तो उसे हम लोग वृद्धावस्था या जीर्णावस्था कहते थे। वृद्धावस्था या जीर्णावस्था किसको कहते थे, जब नदी सागर या महासागर में मिलती है या मिलने पर होती है। अब समझिए यहां पर क्या होगा, अब यहां पर किस तरह के स्थलाकृति का निर्माण होगा। सागर या महासागर में जिस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होगा उसके बारे में हमको आज पूरा जानकारी लेना है। तो याद रखिएगा, तो सागर या महासागर में जब नदी मिलने पर होती है तो उसको हम लोग मुहाना बोले थे। मुहाना जहां पर अपना जल गिरा रही है वहीं पर एक स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। समझिए आज पूरा जानकारी हम आपको डेल्टा के बारे में देने वाले हैं। डेल्टा इसको इस सिंबल से हम लोग मैंने डिनोट करते हैं। समझिए डेल्टा। अब डेल्टा के बारे में, इस डेल्टा से आपका परीक्षक सवाल पूछेंगे। ये जो डेल्टा है यहां से आपका एग्जामिनर जो है सवाल पूछेंगे। यहां से बहुत सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव, कहे का मतलब कि मैंने आपको जिसे 1 लाइनर सवाल भी निकलेगा जो आपको लेक्चर जब एंड होगा तो आप निकाल लीजिएगा, और किस तरह से इस पर आपको लिखवाया जाएगा, किस तरह से आप इस पर लिख सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। कहे का मतलब कि डेल्टा
डेल्टा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो समझिए डेल्टा के बारे में। डेल्टा के बारे में आज हम आपको जीवन भर के लिए डेल्टा का दुख जो है दूर करने वाले हैं। तो समझिएगा, यहां पर नदी के, अब नदी में देख रहे थे कि नदी में जो भी मैंने अवसाद या गाद जो भी नदी के जल के द्वारा बहा करके लाया जाता है, नदी के जल के द्वारा बहा करके लाया जाता है। अब सबसे पहले समझिए, ये तो सागर या महासागर वाला क्षेत्र है। तो सागर महासागर है, तो इसमें देखिएगा कि पूरा सागर महासागर में जल, हम लोग जानते हैं कि हर नदी के तो चाहते ही होता है कि हम सागर या महासागर में मिल जाएं। कितना का पूरा होता है, कितना का पूरा नहीं होता है। अब इसमें समझिए, यहां से नदी के जल जो है सागर महासागर में मिल रहे हैं। यहां पर देखिए सागरीय जल है, तो सागरीय जल है। सबसे पहला सवाल आपको यहीं पर ध्यान देना है कि यहां से नदी के जल और यहां पर मैं सागर के जल, ये दोनों के देखिएगा, पहले इस स्थान को हम बोल रहे हैं कि जिस स्थान पर नदी के जल और सागर के जल दोनों जाकर के मिल रहे हैं, उस स्थान को इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन कहे का मतलब कि दो अलग अलग गुणों के पानी का मिलन हो रहा है। कहे का मतलब दो अलग अलग परिस्थिति का मिलन हो रहा है, दो अलग अलग परिस्थिति का मिलन हो रहा है। एक तरह से इसको कह सकते हैं संक्रमित क्षेत्र है, इसको कह सकते हैं संक्रमित क्षेत्र। यहां पर दो अलग अलग गुणों के पानी का मिलन हो रहा है। तो दो अलग अलग गुणों के पानी के मिलन का मतलब क्या, नदियों के द्वारा जो जल आ रहे हैं वो मीठा पानी है। नदियों के द्वारा जो जल आ रही है, तो नदी में जो पानी आ रही है वो मीठा पानी है, और समुद्र में जो सागर में वह पानी देख रहे हैं वो खारा पानी है। ये दोनों के संगम हो रहा है मुहाना पर, समुद्र के तट पर, समुद्र के तट पर दोनों के संगम हो रहा है। तो उस क्षेत्र को, यहां पर एक मीठा पानी एक खारा पानी दोनों के संगम हो रहा है। तो जिस स्थान पर दोनों के संगम हुआ उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोटोन। इस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। यहां पर समझिएगा कि सागर के, ये जो सागर है महासागर जो भी हो, तो सागर या महासागर के खारा जल और नदी के मीठा जल जिस स्थान पर संगम करते मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इकोटोन। तो पहला सवाल तो आपको यही निकल गया। तो समझिए, अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर हमको देखना है डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब समझिएगा कि यहां पर क्या होगा कि नदी के द्वारा जो अवसाद आया है, तो इसको क्या करेगा, इस तरह से यहां पर त्रिभुजाकार रूप में इस तरह से यहां से व्यवस्थित कर दिया जाता है। जो भी नदी के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, इस तरह से इसको हम लोग देख रहे हैं। समझिए, डेल्टा के बारे में हमको मुख्य रूप से स्टडी, डेल्टा के बारे में चर्चा जो है आज पूरा इसी पर मैंने, डेल्टा के ऊपर मैंने हमारा पूरा फोकस है। तो समझिएगा, वृद्धावस्था में, तो वृद्धावस्था में एक मात्र स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। वृद्धावस्था में नदी के जल के द्वारा एक मात्र स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा एक ग्रीक अक्षर, डेल्टा को जो है ग्रीक अक्षर के आधार पर डिनोट किया गया है, इसका सिंबल दिया गया है। डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। डेल्टा जो शब्द है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया था नील नदी के मुहाने के लिए। नील नदी के मुहाने पर जब वो घूमने गए थे तो उनको वहां पर जो अवसाद गाद को जो त्रिभुजाकार रूप में जो मिला था स्थलाकृति, उसी को वो सबसे पहले डेल्टा बोले थे। डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ का मतलब त्रिभुज के आकार का होता है। तो त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा, जो हेरोडोटस के मतलब चर्चा करेंगे, फादर ऑफ हिस्ट्री उनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो हेरोडोटस से कहते हैं, सबसे पहले नील नदी के मुहाने पर उन्हीं के द्वारा डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले डेल्टा समझ लीजिए। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि डेल्टा पूछेगा कि डेल्टा क्या है, कि डेल्टा नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में डेल्टा का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में जो डेल्टा का स्थान है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नदी के द्वारा जो भी अवसाद बहाकर लाया जाता है नदी के मुहाने पर जहां पर नदी सागर महासागर में मिलती है, मुहाने पर उस अवसाद को त्रिभुजाकार रूप में निक्षेपित कर दी जाती है। इसी आकृति को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा का मतलब समझिए, नदी द्वारा निर्मित, समझिएगा कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में डेल्टा का सर्वाधिक महत्व है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद को जब नदी के मुहाने के पास त्रिभुजाकार रूप में निक्षेपित कर दिया जाता है तो इस आकृति को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस के द्वारा नील नदी के मुहाने पर किया गया था। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस के द्वारा नील नदी के मुहाने पर किया गया था।
ये जो डेल्टा है ना, सबसे पहले वही किए थे नील नदी के मुहाने पर। ये फादर ऑफ हिस्ट्री है, जिसे उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस के। लेकिन उनका ज्योग्राफी में भी काफी योगदान है। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने काफी, ज्योग्राफी के भी अच्छा वो ज्ञाता थे, ज्योग्राफी में भी उनका बहुत योगदान है। उनके जब हिस्ट्री चर्चा करेंगे, जब उनका कभी लेक्चर करेंगे, तो हम आपको उनके किन किन सब्जेक्टों में उनका योगदान है सब पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा बन गया। अब ये डेल्टा में समझिएगा, ये तो डेल्टा हम आपको दिखा दिए। अब डेल्टा में नदी के द्वारा जो भी अवसाद गया था, अब इसके फिगर से आप समझ सकते हैं। डेल्टा को हम लोग आकृति के आधार पर कई भागों में विभक्त किए हैं। डेल्टा को हम लोग आकृति के आधार पर कई भागों में बांटे हैं। यहां से त्रिभुज के जो आकार के जो डेल्टा बनाते हैं इसको त्रिभुजाकार डेल्टा हम लोग बोलते हैं। तो डेल्टा कई भाग, माने चापाकार डेल्टा का भी निर्माण होता है, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, डेल्टा के कई भागों में। लेकिन मुख्य रूप से सही मायने में अगर हमसे पूछा जाए तो इसको दो आपको याद रखना है, जिसमें चापाकार डेल्टा और पंजाकार डेल्टा। कहा कि यहां से एग्जामिनर बहुत सवाल बनाते हैं चापाकार डेल्टा और पंजाकार डेल्टा से। तो डेल्टा, पहले आप डेल्टा को पूरी तरह से अपने माइंड में जाने दीजिएगा कि डेल्टा जो हम बोल रहे हैं वो डेल्टा होता क्या है। तो बस सिंपल नदी के आप देखिएगा कि नदी के द्वारा जो भी अवसाद, जो भी जलोढ़ लेके आया जा रहा है, उन सभी अवसाद को जहां पर नदी सागर या महासागर से मिलती है मुहाने पर, उन सभी अवसादों को त्रिभुज की आकृति के रूप में व्यवस्थित कर देती है। त्रिभुज की जो त्रिभुजाकार आकृति के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया। इसी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा गया है। इसी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा गया है। इसमें क्या है, अब यहां देखिए, ये तो आपको डेल्टा नजर आ गया। अब यहां से देखिएगा, अगर आगे चल करके इस तरह से कहे कि इस तरह से अपना जो भी मैंने अवसाद लेके आए थे उन सभी अवसादों को इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं। तो इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पंजाकार डेल्टा। जो भी अवसाद नदी के जल के द्वारा लाया जाता है, मुहाने पर उसको जिस आकृति के रूप में व्यवस्थित कर देंगे उसी के नाम से इसको जाना जाता है। त्रिभुजाकार आकृति हो गया डेल्टा। पंजाकार जो पक्षी के जो पैर होता है, तो पक्षी के पैर की जो पंजा होता है, उसी आकृति में नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद को सागरीय तट पर, नदी के मुहाना पर उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। जिससे पंजाकार, पक्षी के पंजा की तरह बने वो दिखाई पड़ने लगता है, उसको हम लोग पंजाकार डेल्टा बोलते हैं। और फिर आओ आगे, अगर मैंने देखिएगा, इसको समझिए। अगर इसको इस तरह से कहे का मतलब है कि चापाकार, कहे का मतलब कि चाप के जो वृत्त हम लोग देखते ना है, तो वृत्त जो देखते हैं इस तरह से देखते हैं, उसको तो चापाकार आकृति में अगर व्यवस्थित कर देते हैं तो चापाकार डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा कई प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना दो डेल्टा, कि चापाकार डेल्टा और पंजाकार डेल्टा, वो दोनों पर चर्चा हम करेंगे। तो पहले समझिए, इधर हम उम्मीद करते हैं कि डेल्टा आपको समझ में आ गया है। अब देखिएगा, डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होती है। डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक दशा, इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, डेल्टा किस रूप में बनती है, डेल्टा के निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी शर्त है। डेल्टा के निर्माण के लिए जो कुछ शर्त होगा ना, कंडीशन, उस शर्त पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं समझिए। हम लिख सकते हैं यहां पर कि डेल्टा के निर्माण के आवश्यक शर्त दशाएं समझिएगा। डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक जो कंडीशन है, शर्त है, क्या क्या है समझिए। तो डेल्टा के निर्माण के लिए सबसे पहले आपको कहना कुछ कि सबसे पहले कि नदी, अगर नदी प्रवाहित हो रही है तो नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होना चाहिए। ये फिगर से आपको खुद समझना है। जो हम फिगर दिखा रहे हैं वो फिगर से, इसे रटाई जिसे हमको रटना नहीं है, खाली हमको फिगर से समझना है कि हाँ किस तरह से डेल्टा का निर्माण हो सकता है, समझिएगा कि नदी में क्या होना चाहिए, अवसाद कह के मतलब गाद। तो नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नदी में जब अवसाद रहेगा तभी ना लेके जाएंगे वो मुहाना तक। तो नदी में अवसाद की मात्रा अधिक होगा तब डेल्टा का निर्माण होगा। और नदी जब साफ सुथरा, उसमें कोई गाद नहीं, कोई अवसाद नहीं है, कोई जलोढ़ नहीं है, तो डेल्टा कहां से निर्मित होगी।
तो नदियों में अवसाद की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए। नदियों में अवसाद की मात्रा, पहले लिख सकते हैं इसको हम लोग, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि नदियों में अवसाद की मात्रा, नदियों में अवसाद की मात्रा होनी चाहिए। समझिएगा, पहला अगर लिखने की बारी आ जाए तो लिखिएगा कि नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होगा तो डेल्टा का निर्माण होगा। डेल्टा का निर्माण होगा कब? जब नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होगी तब। दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं, ये तो लिख लिखा नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होनी चाहिए। फिर समझिएगा कि नदी हम लोग जानते हैं कि पर्वत से निकलती है, तो दूसरा कंडीशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूसरा कंडीशन में क्या आपको कहना है कि नदियों की लंबाई पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होनी चाहिए, तब डेल्टा का निर्माण होगा। नदियों की लंबाई पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होनी चाहिए, तब डेल्टा का निर्माण होगा। अब क्यों पर्वतीय क्षेत्र में लंबाई इसका अधिक क्यों होनी चाहिए? तो हम आपको पीछे वाले लेक्चर में पूरी बात हम आपको बता चुके हैं। पीछे वाले लेक्चर में जानते हैं कि नदी पर्वत से निकलती है, तो जब नदी पर्वत से निकलती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग जानते हैं कि नदी की जो धारा होता है वो क्या है, नदी की जो वेग वेलोसिटी होता है वो अत्यधिक मतलब तेज होती है। नदी की जो जल धारा काफी तेज होती है। अब सबसे अधिक अपर्दन की क्रिया नदी के किस अवस्था में? युवा अवस्था में। तो अगर नदी के पर्वतीय क्षेत्रों में लंबाई अधिक होगी तो वहां पर अपर्दन अधिक होगा। तो अपर्दन जब अधिक होगा वहां पर से मैंने अत्यधिक अवसाद नदियों के जल के द्वारा बहा कर लाया जाएगा। तो एक शर्त ई है कि नदियों की जो लंबाई है पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होनी चाहिए। तो पर्वतीय क्षेत्र में नदी की लंबाई अधिक रहेगी, तो वहां पर अपर्दन की क्रिया अधिक होगी, वहां से अवसाद आगाध जो है नदी के जल के द्वारा बहा कर अत्यधिक आएगा मुहाने तक, तब डेल्टा का निर्माण होगा। पहले तो देख लिए कि नदियों में अवसादों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। दूसरा देख लिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदी की लंबाई अधिक होनी चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं। तीसरा क्या मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र में जो भी चट्टान पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में जो भी चट्टान पाया जाता है मुलायम होना चाहिए, असंगठित होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान मुलायम व असंगठित होनी चाहिए। तो मुलायम होगा तब ना अपर्दन की क्रिया अत्यधिक होगी। तीसरा में लिख देंगे कि मुलायम अब असंगठित। तो मुलायम कहे का मतलब अगर सॉफ्ट होगा, पर्वतीय क्षेत्र से जब पर्वतीय क्षेत्र में जो भी चट्टान पाया जाएगा अगर सॉफ्ट मुलायम होगा तो मुलायम को अपर्दन करने में इसको कम समय लगा, अपर्दन ज्यादा करेगा। जब अत्यधिक अपर्दन होगी तो उसके साथ अत्यधिक गाद बहा करके लाया जाएगा। तो मुलायम व असंगठित का संगठन में नहीं होना चाहिए, जैसे तैसे होना चाहिए, उसको अत्यधिक अपर्दित करें। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ डेल्टा के निर्माण के लिए एक शर्त ये भी हो सकता है कि असंगठित होगा, मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा तो उसको अपर्दन करने में हमको कम भार पड़ेगा, हम अपर्दन उसको आराम से कर देंगे, तो हमको वहां से अत्यधिक गाद मिल जाएगा, अवसाद मिल जाएगा। चौथा आप बोल सकते हैं नदियों की लंबाई अधिक होनी चाहिए। कह के मतलब कि नदियों की लंबाई अधिक होनी चाहिए, तो नदियों की जो जल धारा है उसकी मतलब तीव्रता अधिक होनी चाहिए। नदी की लंबाई तथा नदी के जो जल का जो धारा है उसकी तीव्रता अधिक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जल की तीव्रता अगर कम है तो उसके साथ गाद वगैरह बहा करके नहीं जा पाएगा, संभव नहीं है। अगर नदी में कहे का मतलब क्या है कि नदी में अगर तीव्रता रहेगा तब उसके साथ मतलब जो भी अवसाद है परिवहन कर सकते हैं, जो भी गाद है परिवहन कर सकते हैं। चौथा ये बोल देंगे कि नदियों की लंबाई तथा उसकी जल की तीव्रता अत्यधिक होनी चाहिए। और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। समझिए कि जब नदी सागर में गिरेगी, सागर में जहां पर नदी गिरेगी सागर तट पर जाकर के जब अपना जल गिराएगी उस स्थान पर नदी की जल, जब नदी सागर में गिरेगी तो वहां पर सागरीय लहरें, जब नदी सागर में गिरेगी वहां पर सागरीय लहरें की गति मंद होनी चाहिए। जब नदी सागर में जहां पर गिर रही है तो सागरीय लहर की गति क्या होनी चाहिए? मंद होनी चाहिए। सागर में जो उसके जल की जो गति होती है, सागरीय लहरों की जो गति होती है, अगर मंद नहीं हो पाएगी, अगर मंद नहीं रहेगी तो क्या होगा?
जो भी नदी के द्वारा जो भी अवसाद लेके गया है, जो भी स्थलाकृति निर्माण की जाएगी, उस सब के सब नदी के जल जाकर मुहाना पर जाकर के त्रिभुजाकार, पंजाकार या जो स्थलाकृति के रूप में पारेगी ऊ जाकर मिटार देगी। जो सागरीय लहरें अगर मंद नहीं होगी था तो ये भी एक कंडीशन है। इसको भी हम लोग कह सकते ना है कि जब नदी सागर में अगर मिलती है या मिलने पर होती है तो वहां पर जब स्थलाकृति तो वहां पर सागरीय लहरों की गति मंद होनी चाहिए। सागरीय लहरों की गति मंद होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन शर्त है। अब समझिए, अब यहां पर देख लिए, नदी जब सागर में जहां पर मिलने पर होगी तो वहां पर नदी की भी वेग जो वेलोसिटी है, गति है, वो मंद होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। नदी की जो वेग है वो कम होनी चाहिए। नदी के अन्य क्षेत्रों में लंबाई अधिक होना, क्या मतलब अन्य क्षेत्रों में तीव्रता अधिक होनी चाहिए, लेकिन जहां पर नदी जब सागर में मिलने पर होगी तो जब सागर में मिलने पर होगी तो वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर जो है नदी के द्वारा जो भी जल आ रहा है तो उसकी गति जो है, नदी के जल की जो गति है वो मंद होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तब जाकर करके उनके द्वारा जो भी अवसाद गाद लाया गया है उन सब को व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर स्पीड रहेंगे तो संभव नहीं है। नदी की जल की अगर तीव्रता अगर अत्यधिक होगी तो संभव ना है। तो दोनों कंडीशन समझिए, दोनों बात याद रखना। नदी के जल की भी तीव्रता मुहाने पर कम होनी चाहिए और सागरीय लहरें भी कम होनी चाहिए, तब जाकर वहां पर स्थलाकृति का निर्माण होगा। ये सब शर्त है, कंडीशन है, ये सब शर्त है, कंडीशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात ये समझ में आ गई होगी। अब समझिए, हम लोग इस पूरा का पूरा जानकारी हम आपको दे दिए। डेल्टा, इस तरह से डेल्टा का निर्माण होगा। डेल्टा में जो भी अगर मेंस में लिखने के बारे है तो आप लिख सकते हैं। आप बस खाली फिगर पूरी तरह से माइंड में रखिएगा, आप कोई भी चीज बनाए आराम से लिख दीजिएगा, इसमें अब आपको दिक्कत नहीं होगा। इसे फिगर में टोटल चीज हम लोग फिगरे से चले हैं, फिगरे में हर जानकारी छिपी हुई है, रटना नहीं है हमको रटना नहीं है। फिगर अपना देखिए, इससे सब अपना शब्द मैंने लिख लेंगे, निकाल लेंगे हम। अब चलते हैं डेल्टा। अब हमको फिगर मिटाना पड़ेगा, फिगर जो है इनको मिटाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डेल्टा के मुख्य रूप से। डेल्टा के मुख्य रूप से क्या मतलब, हम दो, जिसे डेल्टा 4 या 5 टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 डेल्टा पता है, चापाकार डेल्टा, तो चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। चापाकार डेल्टा या पंजाकार डेल्टा पर चर्चा करना चाहते हैं। समझिए कि इसको हमको मिटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, खुद चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, दो तरह के डेल्टा जो है 2 प्रकार के होता है। तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से बोले हैं। मुख्य रूप से क्या मतलब 2 तरह के डेल्टा हम आपको बोले हैं। ऐसे डेल्टा के अनेकों प्रकार होता है। अनेकों प्रकार का मतलब क्या होता है कि परित्यक्त डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा का मतलब उस पर चर्चा हम कर देंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि डेल्टा 2 तरह के डेल्टा जो है 2 प्रकार के, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। अब समझिएगा, तो चापाकार डेल्टा क्या है, तो चापाकार डेल्टा किसको कहते हैं, पंजाकार डेल्टा का। यहां से आपको सवाल एग्जामिनर बनाते हैं, तो समझिए इधर हम तो जान रहे थे कि नदी, ये जो नदी है अपना जा रहे हैं आराम से। अब इसमें जो भी नदी के जल जब जाते हैं तो यहां पर मान लीजिए सागर है। अब सागर, महासागर, तो समझिएगा ये तो पानी अपना जा रहे थे। अब ये जो सागर है या महासागर, अब चापाकार डेल्टा, तो इसमें क्या होता है कि नदी की जो भी अवसाद, जो भी गाद जो है वो जाते हैं, तो यहां पर समझिएगा जो गाद जाते हैं तो इस तरह से, इस तरह का एरिया लेकर करके, इस तरह के एरिया लेकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। जो गाद हैं वो जाते हैं और इस तरह के एरिया लेकर के पूरा व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह का डेल्टा का निर्माण कर देता है। तो समझिए इसमें का चापाकार डेल्टा किसको कहेंगे, तो चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा का मतलब कि जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है, जब मुख्य नदी तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। जब मुख्य नदी तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो यहां पर समझिए आप कि यहां पर जब नदी जब जा रही थी, ओरिजिनल नदी जा रही थी, अब सागर में, सागर महासागर मान लेवल कि सागर महासागर है कि इस सागर है, तो ये जो सागर है तो इसमें क्या हुआ है कि ओरिजिनल नदी, मुख्य नदी जब सागर के तट पर, यहां पर इस सागर के तट है तो इस सागरीय तट में जाती है तो कई उपशाखा, कई ब्रांच में ये अपने आप को बांट लेती है। इसका रीजन समझिएगा कि कई ब्रांचों में बढ़ जाती है।
तो कई ब्रांचों में बंटने का रीजन क्या है कि अपने द्वारा जब ये अवसाद लेके जा रहे थे तो यहाँ पर अवसाद कुछ निक्षेपित कर दी, यहाँ पर जब अवसाद निक्षेपित हो गया तो खुद इनका मार्ग जो पानी जा रहा था खुद मार्ग इनका अवरोध कर देता, पानी इधर से निकलना शुरू कर देते हैं, इधर से और कुछ इधर से निकलना शुरू कर देते हैं, तो कई ब्रांचों में बढ़ जाते हैं, कई ब्रांचों में बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा चापाकार डेल्टा क्या है। जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास, जब तट पर जाती है, सागर के तट के पास जाती है, तो कई ब्रांचों में, कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। नदी के द्वारा लाए गए अवसाद को वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर चाप की आकृति की तरह व्यवस्थित कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है, उसे हम लोग चापाकार डेल्टा कहते हैं। इसमें एक सबसे खूबसूरत बात है जो समझिएगा, इसमें एक सबसे खूबसूरत बात इसका जो है, इसमें आपका एग्जामिनर क्या कर देगा ना, इसमें क्या होता है कि नदी के द्वारा जब भी जलोढ़ जाएगा, जब भी अवसाद गाद जाएगा, तो इसमें दो तरह के, कुछ छोटा छोटा जाएंगे, कुछ बड़ा बड़ा जाएंगे, तो छोटा छोटा बड़ा बड़ा। तो इसमें क्या होता है कि चापाकार डेल्टा में जो बड़ा आकार के, जो भी बड़ा आकार के अवसाद होता है, जलोढ़ होता है, उसका निक्षेपण किया जाता है। चापाकार डेल्टा में जो बड़ा आकार के अवसाद जाता है, उसका निक्षेपण किया जाता है चापाकार डेल्टा में। तो चापाकार डेल्टा बस आपको इतने बोलना है चापाकार डेल्टा में कि जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है तो कई उपशाखाओं में, तो उपशाखा में बटेगी क्यों, उपशाखा में बंटने का रीजन कुछ कि अपने अवसाद यहां पर जमा कर दिया, अवसाद यहां पर अवसाद जमा कर दिया, तो यहां से रास्ता ब्लॉक करके इधर से कुछ पानी बहने लगता है, कुछ पानी इधर से बहने लगता है, तो बहुत से उपशाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे इस तरह से चाप की आकृति की बना लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं चापाकार डेल्टा। तो चापाकार डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, तो नील नदी का जो डेल्टा है ना, वो चापाकार डेल्टा का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। नील नदी का जो डेल्टा है, जिस पर सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा जो पता लगाया गया था ना, तो नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का सबसे सुंदर खूबसूरत एग्जाम्पल है। हम लोग जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा तो हम लोग पढ़ेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है, जो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर किया गया था हेरोडोटस के द्वारा। तो वहां पर जो पूछा गया कि नील नदी किस तरह का डेल्टा का निर्माण करती है, तो याद रखें चापाकार डेल्टा, उल्टा ट्रायंगल त्रिभुज के तरह देखने में, उल्टा त्रिभुज के हेरोडोटस के लगा था। तो इसलिए याद रखना कि डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा। तो चापाकार डेल्टा हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बस इतने बोलना है कि जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है, जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है, तो जब सागर के तट के पास जैसे ही पहुंचेगी, सागर के तट के पास जैसे पहुंचती है, तो इनके द्वारा जो भी मतलब अवसाद गाद लिया जाता है, तो उसमें दो टाइप के जैसे अवसाद होता है, एगो बड़ा आकार के, छोटा आकार के। तो यहां पर चापाकार डेल्टा में जो बड़े बड़े आकार के जो भी जलोढ़ होता है, गाद होता है, उसका निक्षेपण किया जाता है। बड़ा बड़ा जो आकार के जो गाद अवसाद होता है, उसका निक्षेपण किया जाता है चापाकार डेल्टा में। चापाकार डेल्टा में अपने द्वारा लाए गए, जो नदी अपने द्वारा लाए गए मलबा को क्या कर देते हैं कि वृत्त के चाप की तरह निक्षेपित कर देते हैं, इससे चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। तो बस इतने शब्द। जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है तो कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद को चाप के रूप में निक्षेपित कर दिया जाता है, इसे हम लोग चापाकार डेल्टा कहते हैं। नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है, नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। तो समझिए, अब इसमें हम आपको नील नदी के बारे में लगे हाथ यहीं पर बता देते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद तो हम लोग नदियां, जैसे इसके बाद हम आपको नदियां नहीं पढ़ाएंगे, तो नील नदी पूरी तरह से समझा देते हैं आपको यहीं पर। यहाँ पर आपको डेल्टा दिखा देते हैं कि सबसे पहले हेरोडोटस कैसे डेल्टा देखे थे, डेल्टा जो था कैसे देखे थे, समझिए। आप जानते हैं कि नील नदी कुछ विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, बड़ी नहीं कह रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ा नदी अगर बोलना है तो आपको तो अमेजन नदी के बारे में चर्चा हम करेंगे, लेकिन विश्व के सबसे लंबी नदी नील नदी कहां है? अफ्रीका महादेश में। नील नदी है कहां? नील नदी अफ्रीका महादेश में प्रवाहित होती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। तो इसके बारे में हम आपको अफ्रीका महादेश के बारे में कुछ वहां पर आपको दिखा देते हैं नील नदी के बारे में कि किस तरह से हेरोडोटस वहां पर डेल्टा देखे थे, समझिएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इधर कि अफ्रीका महादेश, तो अफ्रीका महादेश के बारे में समझिए थोड़ा सा, कि यहां पर आपको दिखाते हैं। समझिएगा, हम सिर्फ समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, अफ्रीका महादेश में आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अफ्रीका महादेश में एक विक्टोरिया झील है, अफ्रीका महादेश में विक्टोरिया झील।
तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश में है, समझिए। यहां से विषुवत रेखा भी होकर गुजरती है विक्टोरिया झील से। अफ्रीका महादेश में एक विक्टोरिया झील है, वहां से विषुवत रेखा होकर के निकलती है। तो विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत नील। यहां से एक नदी निकलेगी, इसको बोलते हैं श्वेत नील, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका महादेश की विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है श्वेत नील। अब ये जो विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश में है, श्वेत नील, अब ये विक्टोरिया महादेश 3 देशों में फैला हुआ है। ये जो विक्टोरिया झील है ना, अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। तो वहां से एक नदी निकलती है, श्वेत नील नाम की नदी निकलती है, श्वेत नील, श्वेत नील उसको कहा जाता है। ये जो विक्टोरिया झील है जहां से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है, जब भी कभी अफ्रीका महादेश पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको टोटल जानकारी देंगे। तो अफ्रीका महादेश के विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, वहीं से निकलती है श्वेत नील नाम की एक नदी निकलती है। जो विक्टोरिया झील है 3 देशों में विस्तृत है, अफ्रीका महादेश के 3 देशों में विस्तृत है। युगांडा में फैला हुआ है, केन्या में फैला हुआ, तंजानिया में। तो समझिए ध्यान से, ये विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया झील से क्या होगा कि यहां से एक नदी निकलेगी जिसको हम लोग श्वेत नील बोले। अब इसके ऊपर में यहां पर जाएगी, इसके ऊपर में जाएगा तो यहां पर एक इतना भूभाग लेते हैं युगांडा, युगांडा देश है, इसको बोलते हैं युगांडा। युगांडा में पूरी तरह से प्रवाहित होती है। युगांडा के बाद ऊपर में जाओ, ये कंट्री इधर ले लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान में प्रवाहित होगी। और उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर, इसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहां पर एक कंट्री ले लीजिए उत्तरी सूडान, उत्तरी सूडान, उत्तरी सूडान में प्रवेश करेगी। अब समझिए, ये जो अफ्रीका महादेश में इधर जो अफ्रीका महादेश में इस तरह से, इस तरह के जो आकृति बनाए हुए हैं, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका के सिंह। अफ्रीका महादेश जब कभी पढ़ाएंगे ना, तो अफ्रीका में उसका एक भाग फेंके हुए है। उसका जो अफ्रीका महादेश जो गोंडवाना लैंड के प्लेट से बना है, तो उसका एक सिरा जो है निकला हुआ है। तो उसको हॉर्न ऑफ, जिस तरह जानवर के सिंह निकला हुआ होता है ना, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सिंह कहा जाता है। अफ्रीका के सिंह कहा जाता है, जो इसका एक सिरा निकला हुआ है। एक सिरा इसका मतलब जो इसका जो प्लेट है, अफ्रीका महादेश की प्लेट है, उसका एक सिरा निकला हुआ है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जिसमें मुख्य रूप से 4 कंट्री आते हैं, इरिट्रिया आते हैं, जिबूती आते हैं, सोमालिया आते हैं और इथियोपिया आते हैं। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया 4 कंट्री आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 कंट्री आते हैं। तो यहां समझिएगा, विक्टोरिया झील से तो देखे कि श्वेत नील, तो विक्टोरिया झील से तो श्वेत नील निकल रही है, तो यहां से तो श्वेत नील निकलेगी। अब यहां से जाकर करके पूरा युगांडा होते हुए, पूरा युगांडा होते हुए प्रवेश किए दक्षिणी सूडान में, और दक्षिणी सूडान में प्रवेश किए, दक्षिणी सूडान के होते हुए फिर उत्तरी सूडान, और उत्तरी सूडान में, तो उत्तरी सूडान की राजधानी है, यही उत्तरी सूडान की राजधानी है जिसका नाम है खार्तूम। उत्तरी सूडान की राजधानी जिसका नाम है खार्तूम, तो उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। अब यहां पर जो हम आपको बोले थे, यहां पर एक कंट्री है, यहां पर एक तो कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं इथियोपिया। इथियोपिया एक कंट्री है, तो इथियोपिया कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बोले कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सिंह के अंतर्गत 4 देश, अफ्रीका के सिंह के अंतर्गत जो है, अफ्रीका के जिसको सिंह बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके अंतर्गत 4 कंट्री है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। तो इथियोपिया में एक झील पाया जाता है जिसको टाना झील कहा जाता है। इथियोपिया में एक झील पाया जाता है, उसको टाना झील बोलते हैं, और उस टाना झील से एक नदी निकलती है जिसे ब्लू नील कहा जाता है। टाना झील से एक नदी निकलती है जिसे ब्लू नील कहा जाता है। समझिए, यहां से टाना झील है, इसको हम लोग बोलते हैं टाना झील। ये जो टाना झील है, यहां से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू नील। यहां से ये जो झील है, यहां से एक नदी निकलेगी, इसको बोलेंगे ब्लू नील। अब ये जो नदी है ना, इसको बोलते हैं ब्लू नील, ब्लू नील। तो समझिएगा, इथियोपिया के टाना झील से ब्लू नील निकलती है, और विक्टोरिया, ये जो विक्टोरिया झील है, यहां से विक्टोरिया झील से श्वेत नील। तो श्वेत नील विक्टोरिया झील से और इथियोपिया के टाना झील से ब्लू नील, दोनों के संगम होता है उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों के संगम हुआ। अब यहां से दोनों के कंबाइंड जल नील नदी के नाम से निकलते हैं। यहां से दोनों के कंबाइंड जल, संयुक्त जल जो है, नील नदी के नाम से निकलेंगे। तो यहां से नील नदी निकलेंगे, और ये पूरा जो ऊपर वाला भूभाग है, ये मिस्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिस्र। इसी को हम लोग बोलते हैं इजिप्ट, इजिप्ट, ये मिस्र। तो इस यहां से फिर मिस्र में प्रवेश करेंगे नील नदी के नाम से, और नील नदी के नाम से प्रवेश करेंगे, और थोड़ा सा इसका एक भाग थोड़ा सा इधर से बह जाता, थोड़ा सा इधर से कट के निकल जाता है, और फिर इसके बाद इस तरह से निकलता है, इस तरह से निकल करके, समझिएगा।
मिस्र में जब प्रवेश करती है, तो मिस्र में जब प्रवेश करती है थोड़ा सा इसका भाग टेढ़ा हो जाता है, उसके बाद फिर यहां से फिर सीधा होकर के निकलना शुरू कर देती है, और फिर अंततः जाकर करके भूमध्य सागर में, ये जो पूरा सागर है इधर, पूरा जो बेल्ट है इधर, इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागर। भूमध्य सागर याद रखिए, भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर में अंततः ये नदी, नील नदी जा करके अपना जल गिरा देती है। नील नदी जल गिरा देती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नील नदी, आप समझिएगा पहले कि नील नदी के बारे में बोला है क्या, कि अफ्रीका महादेश के विक्टोरिया, जो विक्टोरिया झील है, तो अफ्रीका महादेश के जो विक्टोरिया झील है वो 3 देशों में विस्तृत है। विक्टोरिया झील 3 देशों में, केन्या में विस्तृत है, युगांडा में विस्तृत है, और उसके बाद तंजानिया में। तो 3 देशों में विस्तृत है विक्टोरिया झील। वहीं से निकलती है श्वेत नील के नाम से, नील नदी के नाम से नहीं निकलती है, श्वेत नील। तो श्वेत नील के नाम से वहां से निकलती है युगांडा में पूरी तरह से प्रवाहित होती है। यहां युगांडा, पूरा युगांडा में बहते जाती है। युगांडा को ऊपर में है दक्षिणी सूडान में प्रवाहित हो गया। दक्षिणी सूडान के बाद उत्तरी सूडान। तो उत्तरी सूडान में जब जाएगी ना, तो उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। तो उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में क्या होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कुछ भाग, उसका प्लेट जो है कुछ में निकला हुआ है, जिसको अफ्रीका के सिंह की संज्ञा दी गई है। तो अफ्रीका के जो सिंह की संज्ञा दी गई है, तो वहां पर 4 कंट्री है। अफ्रीका के सिंह के अंदर के 4 कंट्री है, जिसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया बोले। तो इथियोपिया जो है, इथियोपिया में एक टाना झील स्थित है। उस टाना झील से ब्लू नील नाम की एक नदी निकलती है। इथियोपिया के टाना झील से ब्लू नील नाम की एक नदी निकलती है, और उसका जाकर के उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों नदी के संगम होता है। और वहीं से दोनों के जो कंबाइंड जल है नील नदी के नाम से निकलता है, जो मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। जो मिस्र होते हुए कहां, भूमध्य सागर में गिर गई। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से जब अपना प्रवाहित होकर गई, यहां पर क्या कि थोड़ा सा मुड़ करके इधर से गई थी, फिर सीधा निकलना शुरू हो गया था। तो यही मिस्र में यहां पर एक तरह से झील के निर्माण कर दी है। यहां पर एक छोटा सा झील बना दिया है। इस झील को बोलते हैं हम लोग नासिर झील। मिस्र में जो है ना, यही नील नदी के किनारे झील बना है, जिनको बोलते हैं नासिर झील का निर्माण। इसके आगे में जाकर करके इसके ऊपर में गए हैं, तो यहां पर इसके बांध बनवाया गया है। पानी को रोकने के लिए एक डैम बांध बनवाया गया है। इस बांध को बोलते हैं आसवन बांध, याद रखिएगा, आसवन बांध। तो मिस्र में जब प्रवेश की, जब ये नदी हिली, तो सबसे पहले झील बनाई नासिर झील। और नासिर झील के ऊपर में हम लोगों को डैम बांध बनवाए थे। नील नदी के ऊपर मिस्र वासी के द्वारा डैम बांध बनवाया गया था। अब वो जो बांध, उस बांध को बोलते हैं आसवन बांध। और इसके बाद जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है। इसके बाद गिरती है कहां पर, भूमध्य सागर में। समझिए, भूमध्य सागर में इसके बाद गिरेगी। तो यहां पर जब जाएंगे तो कई ब्रांचों में बढ़ जाएंगे। ये अपने द्वारा जो भी आप साथ लेके गए थे, इसके कारण कई ब्रांचों में बढ़ जाएंगे, कई ब्रांच में, कई उपशाखाओं में बढ़ जाएंगे। और इनके द्वारा चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। एक ब्रांच इसका इधर आ गया, तो एक ब्रांच इधर जो आ गया, इधर पानी निकला, तो यहीं पर एक बंदरगाह बनाया गया है। इसका जो कई ब्रांचों में बटे है, तो इसका एक ब्रांच यहां पर आ गया है। यहीं पर एक बंदरगाह बनाया गया, जिसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। ध्यान दीजिए, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह नील नदी के मुहाने पर स्थित है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह नील नदी के मुहाने पर स्थित है। अब इसी को जानते हैं कि भूमध्य सागर में गिरी है। कहां पर, भूमध्य सागर में। अब भूमध्य सागर के ऊपर में जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि भूमध्य सागर के ऊपर में उधर यूरोप महादेश स्थित है। यूरोप महादेश भी यूनान, जिसको हम लोग ग्रीक बोलते हैं, तो वहीं के निवासी रहने वाले थे हेरोडोटस। यूनान के रहने वाले थे हेरोडोटस नाव से यात्रा भूमध्य सागर में जब करने आए थे, तो उनको इस मलबा पर जो भी नील नदी के द्वारा जो भी गाद इनके द्वारा लेके गया था, और भूमध्य सागर में जिस तरह से व्यवस्थित किया गया था, इसी को देख करके उन सबसे पहले डेल्टा शब्द के प्रयोग किए थे। इनको देख करके डेल्टा शब्द के प्रयोग किए थे, क्योंकि भूमध्य सागर के ऊपर क्या, भूमध्य सागर को उत्तर में स्थित है यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में ही पड़ता है ग्रीक। वहीं के निवासी थे हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, वो हेरोडोटस वहीं के थे। यही भूमध्य सागर में जब यात्रा पर आए थे, तो उनको सबसे पहले यहाँ पर नील नदी के द्वारा ला करके जो मलबा जो व्यवस्थित किया गया था भूमध्य सागर के मुहाना के ऊपर, तो वहीं पर वो देखे थे, तो सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किए थे।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बस इतने बोलना है कि नील नदी के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो बस यही, इसकी लंबाई विश्व के सबसे लंबी नदी है, विश्व के सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर। इसकी लंबाई अगर हमसे पूछा जाए तो 6,650 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अब नील नदी के बारे में बस इतने शब्द आपको बोलना है कि अफ्रीका महादेश के विक्टोरिया झील से निकलती है, जो विक्टोरिया झील मुख्य रूप से अफ्रीका के 3 देशों में विस्तृत है, जिसमें केन्या है, युगांडा है और उसके बाद नीचे तंजानिया है। 3 देशों में विक्टोरिया झील, वही विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा भी होकर गुजरती है। अफ्रीका महादेश से तीनों रेखा होकर गुजरती है, जिसमें विषुवत रेखा जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील से जब वहां पर नदी निकलती है उसको श्वेत नील की संज्ञा दी गई है। श्वेत नील, नील नदी नहीं बोलेंगे, श्वेत नील। युगांडा में पहले प्रवेश करती है, पूरा युगांडा होते हुए दक्षिणी सूडान में प्रवेश करती है, दक्षिणी सूडान होते हुए उत्तरी सूडान में प्रवेश करती है और उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम, उत्तरी सूडान की राजधानी में खार्तूम। उधर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बताया, अफ्रीका के 4 कंट्री बताए ना उधर, उसमें से इथियोपिया में एक टाना झील है और उस टाना झील से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाना झील से जो नदी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू नील। उज नदी आकर करके उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों का संगम होता है, दोनों का संगम मिलन होता है। अब वहीं से जो उसका कंबाइंड जल निकलता है जिसको बोलते हैं नील नदी। ये नील नदी जाकर करके फिर मिस्र में हिलती है और मिस्र में नासिर झील का निर्माण करती है। इसको नासिर झील के ऊपर में एगो बांध बनवाए हैं जिसको हम लोग आसवन डैम, आसवन बांध कहते हैं। और अंततः जाकर के भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। वहां पर भूमध्य सागर में कई ब्रांच में, कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण वहां पर जो डेल्टा बनते हैं, चापाकार डेल्टा का निर्माण करता है। उसमें से इसके एक ब्रांच, एक जो शाखा है, उपशाखा है, उस जो बढ़ती है उसी के किनारे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है, तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह भी कभी पूछे तो समझिए। इतने शब्द आपको याद रखना है। अभी भूमध्य सागर में हम लोग देख लिए कि हाँ इस तरह से हमको नील नदी का निर्माण, नील नदी हम लोग देख लिए। अब मिस्र को नील नदी के वरदान, यही हेरोडोटस कहे थे। हेरोडोटस के द्वारा ही कहा गया था कि मिस्र को नील नदी का वरदान की संज्ञा दी गई थी। हेरोडोटस जो थे ना, वो मिस्र को बोलते कि नील नदी का वरदान। आज मिस्र के जानते हैं कि 7 जो पिरामिड जो देखते ना है कि वहां पर जो लाश को, जो मम्मी को वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर जो उसके पिरामिड जो उसको मतलब अंदर में लाश रखा जाता है केमिकल वगैरह लगा करके, तो वो जो पिरामिड के निर्माण होते, यही नील के योगदान है। नील नदी की योगदान है कि पिरामिड बन पाया था, कि यही नील नदी से बालू कंकड़ पत्थर ले जाकर पिरामिड के निर्माण करवाया गया था मिस्र में जो है पूरा मिस्र। नील नदी, जब नील नदी में बाढ़ आती है ना, तो इसके द्वारा जो भी मेरे आसपास जो पानी छितरता है, तो उसके द्वारा जो भी गाद चारों पट्टी व्यवस्थित पृथ्वी की परत पर जो उठ जाती है, तब वहां पर मिट्टी उपजाऊ होता है। इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि अफ्रीका महादेश में 10-11 देशों से नील नदी होकर गुजरती, कुछ ब्रांच जाती है इधर उधर, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जो भी हम 4 देश बताए, युगांडा बताए, दक्षिणी सूडान बताए, उत्तरी सूडान बताए, फिर मिस्र बताया, फिर भूमध्य सागर में गिर गई। यहां पर याद रखिएगा इसका संगम कहां हुआ था, तो उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। उत्तरी सूडान की राजधानी कहां बोलना है, खार्तूम में। ऐसे युगांडा जो है, युगांडा की राजधानी पूछेगा आपसे तो युगांडा की राजधानी बोल देना कंपाला। युगांडा की राजधानी कहां बोल रहा है, कंपाला। दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछेगा तो उसका बोल देना आपको जूबा, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। और फिर आगे चलेंगे, उत्तरी सूडान की राजधानी अगर हमसे पूछा जाए तो उत्तरी सूडान का तो जान ही रहे कि हाँ खार्तूम। और मिस्र की राजधानी हम जानबे करते हैं कि काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बात आपको पूरा ही समझ में आएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग, जो डेल्टा दिया था, चापाकार डेल्टा। तो चापाकार डेल्टा का निर्माण हुआ है। जो वहां पर देखे थे त्रिभुजाकार, तो उल्टा त्रिभुज की तरह उनको दिखाई पड़ता है चापाकार डेल्टा। नील नदी कौन डेल्टा बनाती है, तो चापाकार डेल्टा। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चापाकार डेल्टा की सबसे खूबसूरती क्या है कि इसमें बड़े बड़े कंकर पत्थर का, बड़े बड़े अवसादों का निक्षेपण होता है, बड़े बड़े अवसादों का निक्षेपण होता है। अब चलते हैं हम लोग इस पर, पंजाकार डेल्टा। तो पंजाकार डेल्टा क्या है, इस बताइए। तो पंजाकार डेल्टा अगर हमसे पूछा जाए कि पंजाकार डेल्टा क्या है, तो बस वही परिभाषा, उसमें बस अंतर खाली यह है कि इसमें छोटे छोटे अवसादों का निक्षेपण होता है। जो छोटे आकार के अवसाद होते हैं ना, उसका निक्षेपण होता है पंजाकार डेल्टा में। तो बस इतने शब्द बोल देना है कि पंजाकार डेल्टा अगर हमसे पूछा जाए पंजाकार डेल्टा क्या है, तो बस जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है, जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है तो कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। यहां पर भी वही बात है कि जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है तो कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। नदी के द्वारा लाए गए अवशेष अवसाद को पक्षी के पंजे की तरह, पक्षी के जो पैर होता है उसके पंजे की तरह उसमें का व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो उससे हम लोग पंजाकार डेल्टा की संज्ञा देते हैं।
इसमें छोटे छोटे जो अवसाद नदी के द्वारा लाया गया था, तो छोटे आकार के अवसाद या जलोढ़ होगा, उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन चापाकार डेल्टा में बड़े बड़े अवसाद का स्थापित किया जाता था। बस इतने शब्द आपको बोलना है, तो ध्यान दीजिए। पंजाकार डेल्टा, तो पंजाकार डेल्टा भी अगर हमसे बोला जाए तो पंजाकार डेल्टा में हम लोग कह सकते हैं बस शब्द इतने खाली कि इसमें छोटा छोटा होगा पंजाकार डेल्टा। तो बस पंजाकार डेल्टा एक बार हम आपको बोल देते हैं कि पंजाकार डेल्टा क्या है। तो बस जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है, जब मुख्य नदी सागरीय तट के पास जब जाती है, तो उसमें क्या होता है कि नदियों के द्वारा जो नदी जो है, जो मुख्य नदी सागरीय तट के पास जाती है, तो कई ब्रांच में तो बट जाएगी वहीं पर भी, तो कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो नदी के द्वारा लाए गए अवसाद को, लेकिन एक शर्त लगा देना है कि नदी के द्वारा लाए गए छोटे छोटे अवसाद को पक्षी के पंजे की तरह व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिससे पंजाकार डेल्टा कहते हैं। पंजाकार डेल्टा कहते हैं। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल जो है मिसिसिपी नदी। इसका खूबसूरत एग्जाम्पल क्या है? मिसिसिपी नदी बोलना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रवाहित नदी होती है मिसिसिपी नदी, इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है। उनको हम लोग मिसिसिपी मिसौरी नदी भी कहते हैं। भारत में गंगा नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, गोदावरी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, कृष्णा नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। भारत में जो पूछेगा कि हाँ इस नदी जो है पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, विश्व में जो है इस सवाल पूछता है मिसिसिपी नदी जो है पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी, जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तब इस पर हम चर्चा कर देते हैं, आपको बता देते हैं, समझिए। अब पंजाकार डेल्टा में हम जान गए कि इसमें क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो इसको हम बोल सकते हैं इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है समझिएगा फिगर में। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जानते हैं कि ऊपर वाला जो भूभाग, ऊपर वाला भूभाग हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से कनाडा का है। और ये जो भूभाग है ये हम लोग बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं इसको, माने संयुक्त राज्य अमेरिका। ई वाला और नीचे वाला मैक्सिको पड़ जाता है, नीचे जो मैक्सिको वाला भाग पड़ता है। ऐसे संयुक्त राज्य जैसे कहेंगे उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से 23-24 कंट्री है। उसमें से हम लोग 3 कंट्री के देखते हैं कि सबसे ऊपर में कनाडा है, बीच में मैंने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और नीचे मैक्सिको है। तो इसमें देखिएगा इधर वाला जो क्षेत्र, इसका जो इधर निकला हुआ है अलास्का का एरिया है, ये अलास्का का एरिया निकला हुआ है, जो रूस से कभी मैंने रूस के पास इनका रूस का कभी अधिकार अलास्का के ऊपर हुआ करता था, लेकिन रूस के द्वारा जब इसको मैंने बेचा गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका जब खरीद लिए थे इसको अलास्का के, समझिएगा। अलास्का का रूस के हिस्सा था, लेकिन जब रूस बेच दिया था, ये अमेरिका कीन लिए हैं, तो ये अमेरिका का हिस्सा हो गया है। अब इसमें क्या है समझिएगा, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका हम आपको बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, यहां पर पंजाकार डेल्टा के बारे में चर्चा कर रहे हैं आपको। तो पंजाकार डेल्टा के बारे में जब चर्चा करें तो बस खाली समझिएगा कि पंजाकार डेल्टा में क्या होता है कि जो इसमें छोटा छोटा जो अवसाद गाद होता है उसको निक्षेपण किया जाता है। सबसे खूबसूरत एग्जांपल मिसिसिपी नदी बताया वर्ल्ड में, यहां से सवाल निकलता है, किस तरह से निकलता है समझिएगा। अब इसमें क्या होगा कि मिसिसिपी नदी जो है यहां पर समझिए कि अमेरिका के यहां पर इसको बोलते येलोस्टोन पार्क, ध्यान दीजिएगा। येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। येलोस्टोन पार्क जो गीजर के लिए प्रसिद्ध है, तो येलोस्टोन पार्क, गीजर क्या है बताएंगे, गर्म पानी की फव्वारा निकलता है। तो येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। येलोस्टोन पार्क के पूर्व में, येलोस्टोन पार्क है, इसके पूर्व में यहां पर एरिया जो हम बता रहे हैं, तो येलोस्टोन पार्क ये जो पूर्व है, इसको बोलते हैं इटास्का झील। ये जो झील इटास्का झील, यहां से एक नदी निकलती है, जिससे बोलते हैं मिसिसिपी नदी। ये जो नदी निकली इसको बोलते हैं मिसिसिपी नदी। येलोस्टोन पार्क के पूर्व से इटास्का झील है, तो इटास्का झील से एक नदी निकलती है जिसको तुम बोलते हैं मिसिसिपी नदी। इसके पश्चिम से मिसौरी झील बोलते हैं। यहां से एक नदी निकलती है मिसौरी नदी, इसको बोलते हैं मिसौरी नदी। ये जो है मिसौरी नदी, ध्यान दीजिए कि ये पूरा उत्तरी अमेरिका महादेश के, छोटा सा नक्शा मैंने बनाया है हम आपको, फिर सब जब
महादेश पढ़ाएंगे तो वहां पर देखिएगा किस लेवल से हम आपको मैंने लेके चलते हैं कि किस तरह से महादेश मैंने हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर समझिए पहले कि यहां पर जो हम लोग दिखा रहे हैं हम आपको कि बीचे वाला जो कंट्री लिए हैं तो ये अमेरिका है। तो ये जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महादेश में अमेरिका जो देश है ये अमेरिका है। इसमें यहाँ पर येलोस्टोन पार्क है। तो येलोस्टोन पार्क के पूर्व में एक झील है इटास्का झील। इटास्का झील यही इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकलती है। इसके पश्चिम में मिसौरी झील है। यहीं से एक नदी निकलती है जिसको मिसौरी नदी बोलते हैं। अब ये मिसौरी नदी है, इसको जो बोल रहे हैं कि मिसौरी नदी है, मिसिसिपी नदी, ये दोनों के संगम हो गया। दोनों के संगम हो गया इस स्थान पे जिसको बोलते हैं सेंट लुइस। जिसको बोलते हैं सेंट लुइस। इस सेंट लुइस नामक जो स्थान है ना, तो सेंट लुइस नामक स्थान पर संगम हुआ दोनों के अमेरिका के येलोस्टोन पार्क के पूर्व में इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकला। मिसिसिपी नदी वहां से निकल रहे हैं और उसके पश्चिम से मिसौरी नदी निकल रहे हैं और दोनों के जब संगम हो रहा है जिस स्थान पर उसको बोलते हैं सेंट लुइस। सेंट लुइस नामक स्थान पर दोनों के संगम हुआ। अब यहां पर जब संगम हुआ तो संगम के बाद यहां से जो नदी निकले हैं कंबाइंड, ये जो कंबाइंड जो जल निकले ना, ये जो कंबाइंड जल निकले इसको बोलते हैं मिसिसिपी। मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। आई अंततः जाकर गिरे हैं कहां पर? ये अंततः जो है ये जाकर समझिएगा, ये अंततः जाकर करके यहां पर गिरे हैं मैक्सिको की खाड़ी में। कहां गिरे हैं? मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको खाड़ी ध्यान दीजिए, मैक्सिको खाड़ी में जहां पर गिरते हैं उस स्थान का नाम है न्यू ओरलियंस। याद रखिएगा, न्यू ओरलियंस नामक स्थान पर गिरता है। बस इतने शब्द आपको बोलना है, इतने शब्द जो है आपको बोलना है कि मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो मिसिसिपी बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी मिसौरी बोलते, मिसिसिपी मिसौरी सबसे लंबी नदी 25 राज्यों से होकर गुजरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 25 राज्यों से होकर करके गुजरती है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क के, येलोस्टोन जो पार्क है उसके पूर्व में इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकलती है और उसके पश्चिम में जो मिसौरी झील है वहां से निकलती है मिसौरी नदी। और मिसिसिपी नदी या मिसौरी नदी के जिस स्थान पर संगम होता है, जिस स्थान पर संगम होता है उसको बोलते हैं सेंट लुइस। सेंट लुइस नामक स्थान पर संगम हुआ और उसके बाद वहां के दोनों का कंबाइंड जल जो निकला है उसको मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम दिया गया है। और अंततः जाकर मैक्सिको की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। वहीं पर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करते हैं। जिस स्थान पर अपना पानी गिराती है मैक्सिको खाड़ी में ना, उसको न्यू ओरलियंस कहा जाता है। न्यू ओरलियंस याद रखिएगा। ये जो हम बोले कि अमेरिका के 25 राज्यों से होकर गुजरती है, अमेरिका के 25 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से? 25 राज्यों से। सबसे लंबी नदी है जिसे 2008 या 9, 2008 और 9 कंफर्म नहीं कि 8 में देखे थे 9 में देखे थे, तो 2008 या 9 के आईएएस के सवाल जाके देखिए। पीटी के आप आईएएस के सवाल पीटी के आप जाके देखिए, वहां पर मैंने सवाल पूछा हुआ है कि मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से? 25 राज्यों से। आईएएस 2008 या 9 के क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, वहां पर सवाल आपको दिखाई पड़ेगा। मिसिसिपी नदी सबसे लंबी नदी 25 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो सवाल जो दिए यहां पर जो गिरे हैं मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी में जिस स्थान पर गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में जिस स्थान पर गिरी है उसको बोलते हैं न्यू अर्लियंस। ध्यान दीजिएगा, न्यू अर्लियंस। तो न्यू अर्लियंस का मतलब क्या कि न्यू अर्लियंस नामक स्थान पर गिरती है। 2018 के पीसीएस के सवाल उठा के देखिए, 2018 के पीसीएस के सवाल उठा के देखिए, वहां पर आपको दिखाई पड़ जाएगा कि मैक्सिको की खाड़ी, समझिए कि जो मिसिसिपी नदी गिरती है कहां पर, वहां पर मैक्सिको खाड़ी ऑप्शन नहीं दिया है, वहां पर न्यू ऑरलियंस दिया हुआ है। तो न्यू ऑरलियंस जो है, न्यू ऑरलियंस नामक स्थान है जहां पर गिरती ना है मैक्सिको खाड़ी में। ऐसे तो मैक्सिको खाड़ी बोलना है, लेकिन न्यू ऑरलियंस 2018 के पीटी के सवाल, पीसीएस के पीटी के सवाल जाके देखिए, आपको न्यू ऑरलियंस वहां मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका 2008 या 2009 के आईएएस के क्वेश्चन आप जाकर देखिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और जाकर देखिए, आपको वहां पर मिलेगा कि मिसिसिपी नदी जो है सबसे लंबी नदी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने राज्यों से? तो 25 राज्यों से। अमेरिका में जो 50-51 राज्य है ना, उसमें 25 राज्यों से होकर गुजरती है। अब समझिए, पंजाकार डेल्टा हम लोग देख लिए, हम लोग चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, इस सब डेल्टा को ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो हम दिखाए आपको, तो यहाँ पर पक्षी के जो यहाँ पर जो डेल्टा बनेंगे ना, यहाँ पक्षी के पंजे की तरह इस आकृति की डेल्टा का निर्माण हो जाता है। पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं पंजाकार डेल्टा।
भारत में जब हम लोग चलेंगे इंडिया में, तो इंडिया में चलेंगे हम लोग, तो इंडिया में क्या है, तो इंडिया में जब हम लोग चलेंगे तो इंडिया में हम आपको दिखाएंगे, वहां पर आपको चर्चा जब हम करेंगे तो भारत में कृष्णा नदी, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, इन सभी के द्वारा जो निर्मित होता है डेल्टा ना, उस सब पंजाकार डेल्टा है, सब पंजाकार डेल्टा है। हम उधर चर्चा हिंदुस्तान में करेंगे कि भारत में जो हम लोग पढ़ेंगे तो भारत में डेल्टा का निर्माण होता है बंगाल की खाड़ी में, और बंगाली खाड़ी में डेल्टा का निर्माण, उधर जो है ऊपरी जो बनता है, जो मैंने कहा मतलब कि मेरी अरब सागर की तरफ जो बनेगा उधर एक्सच्यूरी बनता है। तो एक्सच्यूरी क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो, पूरी जानकारी हम आपको दे दिए। अब इसमें कुछ छोटा छोटा हुआ है, छोटा छोटा क्या मतलब कि जिससे नाव के आकार के डेल्टा बन गया तो उसको बोलते हैं नावाकार डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा। तो कोई डेल्टा का मतलब समझिए, उसमें क्या होता है, उसमें देखिएगा थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये नदी में जा रहे हैं, तो नदी ठीक है कि जा रहे हैं इधर, अब नदी इस तरह से जा रहे सागर में सागर में जब नदी मिले तो नदी मान ले कि इस तरह से मैंने इधर चला है, ठीक है कि इधर चला है, तो यहाँ पर मान लीजिए डेल्टा का निर्माण कर दिए, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर दिए। अब नदी का कि यहाँ पर से ना आकर के इधर अपना पानी मैंने सागर में इस तरह से पानी अपना इधर जा रहा है, तो ये क्या मतलब यहाँ पर तो डेल्टा बना दिए, लेकिन नदी अभी राह छोड़ दिए, तो ये जो रास्ता जो था इसका परित्याग कर दिए, छोड़ दिए, तो ये जो डेल्टा बना था इसको बोलते हैं परित्यक्त डेल्टा, इसको परित्याग कर दिया गया है। ये कोई बहुत बड़ा डेल्टा नहीं। परित्यक्त डेल्टा का मतलब क्या होता है कि शुरुआत में नदी के जल के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, फिर नदी अपने मार्ग जब सागर में मिलती है वहां पर भी अपना जब मार्ग बदल देती है, अलग हट जाती है और उस डेल्टा पर मैंने दोबारा नहीं जा पाती है, तो उसको बोलते हैं परित्यक्त डेल्टा। परित्याग दे, नाव के आकार क्या है, अवसाद का निक्षेपण हो गया तो नावाकार डेल्टा, इस तरह के डेल्टा का नामकरण दिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से दो डेल्टा, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसमें हमको लगता है कि एक लेक्चर और तैयार हमको करना पड़ेगा, अन्यथा ये लंबा ज़्यादा होते जा रहा है। तो बस अगला वीडियो में हम आपको फिर इस पर देंगे, आप लोग वीडियो को देखिए, हम आपको कहीं पर निराश नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। जो भी लेक्चर हमारे द्वारा दिया जाएगा आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे अधिक नहीं होगा। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।